हेलो स्टूडेंट। तो आज आपको टॉपिक मैं पढ़ाने जा रहा हूं जिसका नाम है ऑप्टिकल एक्टिविटी इन मॉलिक्यूल। तो एक सिंपल सा तरीके से आपको अभी तक जो मैंने बताया कि एक्चुअल रोटेशन, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, यानी सब आपको कॉन्फ़िगरेशन पता हो गया। अब हम सीधे सीधे ऑप्टिकल एक्टिविटी पे आते हैं। इसका मतलब अभी आप तक जितने टर्मिनोलॉजी बताया गया, अभी उसमें हमने जो रोटेशन है उसका एक्चुअल नाम नहीं लिया था। ठीक है, अब बताएंगे ऑप्टिकल एक्टिविटी इन मॉलिक्यूल। तो सिंपल सा देखिए, ऑप्टिकल एक्टिविटी मॉलिक्यूल में हम डायरेक्ट एग्जांपल से आपको बताते हैं जैसे आपको सारी बातें समझ में आए। देखिए, ये क्वेश्चंस आते हैं सिलेबस में, हाउ यू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स करेक्टली, और आपका आंसर करेक्ट होना चाहिए, इसका ज्यादा इंपॉर्टेंस है। यहाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर देखा जाए बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल बेस्ड नहीं है। आपको कोई रिएक्शन दिया होगा, हाउ यू प्रिपेयर दिस स्पीसीज, या एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड को कैसे कन्वर्ट करते हैं, आपको रिएजेंट की जरूरत पड़ेगी। तो सिंपल ये सब कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती, बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल की जरूरत नहीं है यहाँ। तो आप देखा ऑप्टिकल एक्टिविटी इन मॉलिक्यूल, और मैं एक एग्जांपल लेता हूं, और कौन सा एग्जांपल लूंगा जो ऑलरेडी आपके सिलेबस में यानी जेई के सिलेबस में होगा, नीट के सिलेबस में होगा, और आपके बोर्ड में सीबीएसई, आईसीएसई या स्टेट बोर्ड किसी बोर्ड में हो। सिलेबस आप ध्यान रखना, जो कंपाउंड होते हैं एक्चुअल वो सब में एक होते हैं। अब उसी के बेस्ड पर कंपटीशनों में उसको थोड़ा सा एडवांस या ग्रेडेशन बढ़ा बढ़ा कर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकी जो बेसिक फंडा है वो सबके सभी बोर्ड में मॉलिक्यूल्स वही होते हैं जो आपको रेफरेंस पॉइंट पर दिए रहते हैं। तो हम यहां बात करते हैं पहला स्पीसीज जिसको बोलते हैं CH3CH, और हमने OH और ये लगा दिया, जो आपके सीधे सिलेबस में है। क्या नाम है इसका? इसके पास एक असिमेट्रिक कार्बन एटम है, और दिस इज कॉल्ड एज लैक्टिक एसिड, है ना। आपने देखा, इसको हम लैक्टिक एसिड के नाम से जानते हैं। सिंपल सा देखिए, लैक्टिक एसिड है। अब आप क्या करोगे, आप इसका फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला बनाओगे। फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला में मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं क्या करते हैं। फिशर ने क्या कहा था? फिशर ने कहा था कि कार्बन की कंटेंट जो ग्रुप है उसको वर्टिकल लाइन पे लिखो, विदाउट कार्बन को हॉरिजॉन्टल लाइन पे लिखो, और इसके साथ साथ अगर आप ये वर्टिकल लाइन पर कार्बन के फंक्शनल ग्रुप को लिखेंगे, और वो लिखना है कि जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा होगा उसको टॉप मोस्ट पे लिखेंगे, तो आपने क्या लिखा? एसिड लिख दिया। कार्बन कंटेनिंग एक तो ये है और एक है, दो ही तो है कार्बन कंटेनिंग, तो आपने दूसरा कार्बन कंटेनिंग क्या लिखा? CH3 को लिख दिया। अब आपकी मर्जी, इधर उधर लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने OH को यहां लगा दिया, सपोज H को यहां लगा दिया। अब आपको पता है इसके पास असिमेट्रिक कार्बन एटम है, और फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, द सिंगल asymmetric carbon containing molecules are always optically active. Why? Because अगर किसी के पास सिंगल असिमेट्रिक कार्बन एटम होगा तो देयर आर नो चांस ऑफ एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। इसके पास न तो कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है, न तो इसके पास कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है। बात समझा क्या? इसलिए हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ये आपको पता है। पहला नंबर कैसे? न तो हम अगर यहां से दो भागों में डिवाइड करें तो ये इसका मिरर इमेज नहीं होगा। अगर हम इसको दो भागों में यहां हम डिवाइड करते हैं तो ये इसका मिरर इमेज नहीं होगा। सपोज अगर हम इसको यहां से दो भागों में डिवाइड करते हैं तो ये इसका मिरर इमेज नहीं होगा। तो ये पहले से आपको पता है कि ये स्पीसीज मॉलिक्यूल हमारा ऑप्टिकली एक्टिव है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जब सब कुछ आपको पता है तो एक प्रोसेस करना पड़ेगा। जैसे अगर आपको कोई चीज पता होती तो बस ये यू गो वाया ए पर्टिकुलर प्रोसेस। तो यहां एक सिंपल सा तरीका है कि हमको ये दिखाना पड़ेगा कि दिस मॉलिक्यूल इज नॉन सुपर इम्पोजेबल ऑन इट्स मिरर इमेज। ये आपको बताना पड़ेगा, और आपको पता भी है नॉन सुपर इम्पोजेबल होगा भी, कोई डाउट नहीं। तो आप क्या करते हैं, इसमें आप मिरर लगाओगे और इसका इमेज बनाओगे। और आपको पता है मिरर इमेज आप कैसे बनाते हो? मिरर इमेज और मिरर से आपका नाता रिश्ता तो बहुत पुराना है। आप क्या करते हैं, सदियों से, मतलब जब से आप पैदा हुए तब से आप मिरर देख रहे हैं। और आप देखो, मिरर के सामने आते हो तो आपकी इमेज कैसे दिखती है? सर हमेशा ऊपर ही दिखता होगा, पैर हमेशा नीचे ही दिखता होगा, है कि नहीं? क्या उल्टा दिखता होगा? राइट हैंड लेफ्ट हैंड दिखता होगा, लेफ्ट हैंड क्या दिखता होगा? राइट हैंड देखेगा। क्यों? अब आप इधर सामने खड़े हो, सपोज मैं इधर खड़ा हूं, अगर मेरा फ्रंट व्यू अगर राइट साइड डायरेक्शन में है तो पता लगा, राइट मीन्स यहाँ ईस्ट अगर हो जाए, अगर हम कहते हैं, तो आपकी इमेज हमेशा वेस्ट साइड में देख रही होगी। तो आप ऐसे में कंपेयर करिए कि हम ऐसे हैं, उसका मुंह आपके साइड में, आपका मुंह उससे साइड में, सब मामला उलट गया। उसका कान दाहिना वाला बायां, बायां वाला दायां दिखेगा कान। तो राइट लेफ्ट में डिफरेंस आ जाता है। और कैसे लिखेंगे? देखो, जैसे हम इमेज लगाएंगे तो क्या दिखेगा बताओ? OH यहाँ आएगा, आपके सामने दिखाई दे रहा है,
ठीक, एच जितना दूर आप मिरर के पास रहेंगे उतने दूर ही मिलेगा, कोई डाउट ही नहीं। सर ऊपर ही दिखेगा, आपने ऊपर ही लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। ये नीचे दिखेगा, आपने नीचे लिख दिया, ये कोई दिक्कत नहीं। ठीक, आपने देखा ये इसका मिरर इमेज है। अब ये इसका मिरर इमेज एक डिफरेंट स्पीसीज होगा। डिफरेंट स्पीसीज हम इसको मानेंगे, कब मानेंगे? जब ये अपने मिरर इमेज पर सुपर इंपोज नहीं होगा। अगर ये सुपर इंपोज हो गया, दैट्स व्हाई बोथ आर द सेम। तो आप देखिए कैसे सुपर इंपोज पहचानते हैं, जानते हैं। एक सिंपल सा तरीका देखने की कोशिश करिए। हमने ऐसे रखा, ऐसा नहीं। अब क्या करेगा, ये मिरर है, ये स्पीसीज एक्चुअल स्पीसीज है, ये इमेज है। अब मिरर इमेज पे जब आप इसको रखना है तो आपको करना क्या है? आपको ऐसा नहीं करना है कि इसको उलट करके हम ऐसे रख दें। ऐसे रख दें तो आप इमेज ही बना रहे हो। आपको करना क्या है, ये हमारे पास इमेज है, अब ये स्पीसीज को हम ऐसे उठाएंगे। देखा आपने, ऐसे उठा करके इसके ऊपर रखेंगे। और वो वेरी सिमिलर कैसे कि जैसे मान लीजिए हमारा ये क्या है, राइट हैंड है, और राइट हैंड की इमेज हमारा क्या होगा, लेफ्ट हैंड होगा। तो ऐसा नहीं कि राइट हैंड लेफ्ट हैंड में हम ऐसे देखें, नो, हमको क्या देखना है, ये हमारा एक्चुअल स्पीसीज है, ये इसका इमेज है। इसको उठा के सीधे सीधे हम अपने हाथ पे रखेंगे, ऐसे इस तरीके से। और हाथ पे अगर रखेंगे तो आपने देखा, और ये फिंगर आपका इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, यानी एक दूसरे पे सुपर इंपोज नहीं हो रहा है। वेरी सिमिलर यू कैन डू दिस आल्सो। आप यहां है, इसको उठा के सीधे सीधे इसके ऊपर रखेंगे। देखा आपने, ऐसे उठाया, सीधे ऊपर रखा, तो हुआ क्या, एसिड और एसिड से कट गए। देखा आपने, मिथाइल मिथाइल के ऊपर आ गया, कोई डाउट नहीं। लेकिन डीएच OH किसके ऊपर आएगा, एच के ऊपर आ जाएगा, और एच से OH के ऊपर आ जाएगा। तो दे आर नॉट सुपर इम्पोज्ड ऑन इट्स मिरर इमेज, यानी ये अपने मिरर इमेज पर सुपर इम्पोज नहीं हो रहा है। ये इसी का मिरर इमेज है, दे आर नॉट सुपर इम्पोज ऑन इट्स मिरर इमेज। तो मिरर इमेज पे सुपर इम्पोज नहीं होगा, और हम कहेंगे ये स्पीसीज, यानी ये पहला स्पीसीज है और ये दूसरा, दोनों अलग अलग है, सब कुछ सेम है। डिफरेंस क्या है, मिरर इमेज का रिलेशनशिप का डिफरेंस है। अब हम ये बोलते हैं कि क्या अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि फर्स्ट एंड सेकंड में क्या रिलेशन है, व्हाट द रिलेशन बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड, आप बोलेंगे इनके बीच में क्या है, मिरर इमेज का, और आप क्या लिखोगे, मिरर इमेज रिलेशन है, इमेज रिलेशनशिप है ना, रिलेशनशिप हो गया। और ऐसे मिरर इमेज रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं, बोलते हैं इनेंशियोमेरिक। क्या बोलेंगे आप, इनेंशियोमेरिक पेयर, ऐसे बोल सकते हैं। इनेंशियोमेरिक पेयर, पेयर ही तो है, एक और दो। और या हम इसको और किस नाम से बोल सकते हैं, सीधे सीधे आप बोल सकते हो क्या, इनेंशियोमर्स, है ना। और आइसोमर में तो एक चीज होती नहीं, विदाउट कम से कम दो चीजों से जब तक आप कंपेयर नहीं करोगे तब तो आइसोमर का कॉन्सेप्ट ही नहीं आएगा आपके पास। तो इनेंशियोमेरिक पेयर बोलो यानी दो हैं, इनेंशियोमर्स बोलो यानी एक आपस में क्या है, इनेंशियोमर्स हैं एक दूसरे के। तो एक सिंपल सा इनेंशियोमर की आपने देखा स्टोरी, तीसरा कुछ नहीं है। यानी कहने का मतलब किसी के पास सिंगल और सिमेट्रिक कार्बन एटम होगा तो ओनली पॉसिबिलिटी क्या होगी पता है आपको, इनेंशियोमर्स होगा, कोई तीसरा नहीं है। वो एक दूसरे के क्या होते हैं, इनेंशियोमर्स होते हैं। और डियर आपको कैसे पहचान में आएगा, आजकल के क्वेश्चन का बहुत अच्छा तरीका है। जैसे हमने बताया, फिशर ने क्या बोला, फिशर ने बोला कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट को ऊपर रखो, लोएस्ट को नीचे रखो। होगा क्या, आजकल के टाइम पे क्या होता है, कैसे भी दे देते हैं उठा करके, चाहे ये फिशर की आत्मा को दुख पहुंचे या ना पहुंचे उससे कोई मतलब नहीं है, कुछ भी कहीं भी उठा करके दे दिया, वो इसको इधर दे दिया, इधर दे दिया, ऊपर नीचे दे दिया, और दो स्पीसीज ऐसा रैंडमली बना दिया। और आपसे पूछा बताओ इनके बीच में क्या रिलेशन है, और पता लगा आप एग्जाम हॉल में बैठे हो और आपके पास मिरर ही नहीं है। बात समझते हैं भाई, एक सीधा सीधा दिया तो एक आइडिया लगता है ना, ऐसे दिया हमने मिरर लगाया, इमेजिनरी मिरर लगा के देखा, अभी समझ में आ रहा है आपको ये बात, इट्स ओके। लेकिन उल्टा सीधा दे दिया, इसका OH यहां दे दिया, इस मिरर इमेज में OH यहां दे दिया। तो भाई जब मिरर इमेज बनाओगे, मिरर इमेज जस्ट उल्टा कर देगा ना, ऐसा थोड़ी इधर का इधर कर देगा। पता लगा आपने हाथ ऐसे किया, ऐसा नहीं कि हाथ आपका दाएं बाएं कर दिया, नीचे से लगा दिया, पैर के पास से लगा दिया, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो एक बात यह है कि इनको कैसे पहचानोगे आप, और बहुत आसानी से पहचान में आता है कि मिरर करता क्या है, इमेज को उल्टा कर देता है। और उल्टा यानी अपोजिट इन द सेंस ऑफ दिस हियर, यहां क्या होगा, अगर ये इसका एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, अगर मॉलिक्यूल का R है तो इसका क्या होगा, S हो जाएगा, अगर ये S है तो क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। इसका मतलब मिरर हमेशा एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन को उल्टा कर देता है। और ध्यान रखना,
और इसका एब्सोल्यूट कन्फ्यूजन नहीं, एक्चुअल रोटेशन भी अपोजिट हो जाता है। जैसे अगर ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज अगर रोटेट करता, सपोज हमको पता नहीं कैसा रोटेट करता है, बट अगर ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो इसका मिरर इमेज हमेशा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज होगा तो मिरर हमेशा क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। ये तो पहचाना सकता है ना। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम ये कहें कि आप कैलकुलेट करो क्या आया, अगर हम इसको आर समझ लें, वैसे देखिए 1 है, 2 है और ये 3 है, देख रहे हैं ना, ऑक्सीजन कार्बन कार्बन 1 2 3, ये कैसे रोटेट कर रहा है, कैसा है, आपको क्या दिखाई दे रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज है ना, आपकी आंख एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 के लिए मूव कर रही है, और वर्टिकल हाइड्रोजन ध्यान रखना लास्ट प्रायोरिटी के ग्रुप वर्टिकल लाइन पर नहीं है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे है। ऐसे में 1 2 3 अगर आपकी आंख एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देगी तो स्पीसीज क्या आएगा, आर आएगा, और डेफिनेटली अगर आर आएगा तो स्पीसीज हमेशा क्या आएगा, यस आएगा। आप कैलकुलेट करके देख सकते हो, समझा क्या। और ये क्वेश्चन मैं आपसे बताता हूं इसके बारे में, इट इज क्लियर। अब एक सिंपल से मैं बता रहा हूं कैसे पहचानोगे। जैसे मान लीजिए हमने आपसे कहा यार कुछ भी आपको दे देते हैं और आपको दिमाग में लगा यार हम फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला जानते हैं, और यहां लोग ऐसे हैं कि कोई भी कैसे भी फार्मूला देकर आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे। जैसे मैं एग्जांपल छोटा सा बताऊं, हमने वही एग्जांपल आपको बता दिया। जैसे मान लीजिए हमने सब सपोज एसिड यहां लगा दिया, लगा ही दिया एसिड, जैसा आप कह सकते हो। अब पता लगा CH3 यहां लगा दिया, OH यहां लगा दिया और H यहां लगा दिया, और आपसे क्वेश्चन पूछा कि चलो भाई हमने H यहां लगा दिया और COO यहां लगा दिया, देखो ऐसे कर दिया उल्टा सीधा, और OH को इधर कर दिया और CH3 को इधर लगा दिया। बोलो क्या रिलेशन है। आप बोलो यार मिरर लगाऊं, मिरर तो कहां लगाऊं, और ऐसे ही मिरर लगाएंगे तो एसिड के सामने एसिड आना चाहिए। ये पता लगा क्या क्या लगा है, आप उनको कैसे पता चले। लेकिन आपको पता है, हमको पता चल जाएगा कैसे, हम दोनों के क्या निकाल लेते हैं, एब्सोल्यूट कन्फिगरेशन। क्योंकि एक्चुअल रोटेशन तो आएगा नहीं, आपको एक्चुअल रोटेशन कैसे आता है, जब तक आप उसको पोलीमीटर ट्यूब में नहीं डालोगे। तो आप देखो कितना आसान है, कितना आसान है, मतलब आप कंफ्यूज करते हो बस, ये और कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। पहले चलो इसका निकाल लेते हैं रोटेशन। अच्छा नहीं समझ में आता तो इसको नीचे ले आओ, जो ओल्ड प्रोसेस है, हमको तो डायरेक्ट प्रोसेस भी पता है, 1 2 3 कर दिया गया, और हमारा हाइड्रोजन कहाँ है, हॉरिजॉन्टल अगर वर्टिकल लाइन पे होता तो 1 2 3 अगर क्लॉकवाइज अगर घूम आंख आपकी ट्राइवर्स करती तो हम उसको आर मान लेते, एंटी क्लॉकवाइज को एस मान लेते। लेकिन गड़बड़ क्या है, यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हमारा हाइड्रोजन वर्टिकल न होकर के क्या है, हॉरिजॉन्टल में है, इसलिए 1 2 3 क्लॉकवाइज आएगा तो हम यस समझेंगे, और एंटी क्लॉकवाइज आएगा तो आर समझेंगे। तो चलो देख लेते हैं 1 2 3 कैसा मूव कर रहा है बेटा, ये मूव कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए ये क्या हो गया, आर। क्यों आर हुआ, क्योंकि हाइड्रोजन हमारा वर्टिकल लाइन में नहीं था, ध्यान रखना, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें। ये आर हो गया। अब चलो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। इसको कैलकुलेट किया, ये 1 आया, ये 2 आया और ये 3 आया, और इसमें तो हाइड्रोजन वर्टिकल लाइन में है, प्रॉब्लम ही नहीं है आपको। तो आपने देखा कैसा हुआ, 1 2 3 कैसा रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज, तो ये भी हो गया आर। इसका मतलब डियर ये दोनों स्पीसीज सेम है, बोथ आर आइडेंटिकल। सिर्फ आपको क्या बनाने के लिए, बुद्धू बनाने के लिए, ये बुद्धू क्या उल्लू कहो, उसके बनाने के लिए आपको क्वेश्चन दे दिया, व्हाट द रिलेशन बिटवीन देम। और आजकल को तो जमाना आ गया है, जब दोनों आइडेंटिकल हैं तो काहे का रिलेशन, क्यों रिलेशन है बताओ। अरे तो लेकिन टाइम इतना खराब चल रहा है, अगर दोनों स्पीसीज बराबर हैं तो बोल देते हैं बोथ आर आइडेंटिकल। तो रिलेशन क्यों पूछ रहे हो आप, पहला नंबर अगर दोनों सेम है, और दूसरे नंबर आजकल एक नया जो जमाना आ गया है, और अगर दोनों साम है तो सीधे सीधे एक नया वर्ड यूज कर रहे हैं आजकल, क्या, होमोमर्स। क्या यूज कर रहे हैं, होमोमर्स के नाम से यूज कर रहे हैं, यानी दोनों सेम हैं। और इसी को हम किस नाम से बोलते हैं, आइडेंटिकल के नाम से भी बोलते हैं, यानी बोथ आर आइडेंटिकल। इनके बीच में रिलेशन तो खोजना ही नहीं चाहिए, क्योंकि दोनों क्या है, आइडेंटिकल है। तो मैंने आपको क्या बताया, सिंगल असिमेट्रिक मॉलिक्यूल कंटेनिंग स्पीसीज है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, वो होगा, उसका मिरर इमेज होगा, कोई तीसरी चीज नहीं मिलेगी। देयर आर नो थर्ड मॉलिक्यूल या थर्ड स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल, है ना, थर्ड कन्फिगुरेशन आर पॉसिबल। स्ट्रक्चर तो नहीं बोलेंगे, स्ट्रक्चर तो सेम है दोनों का, थर्ड कन्फिगुरेशन नहीं मिलेगा, ये जान लो। सिंगल एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल, दो पॉसिबिलिटीज वन ली आपके सामने है, और एक दूसरे को किस नाम से बोलते हैं, इनेंशियोमेरिक पेयर्स का। लेकिन मैंने आपको एग्जांपल बताया कि कुछ भी रैंडमली उठा करके दे दिया तो आपको कैसा पता चलेगा इनेंशियोमर है आइडेंटिकल है।
तो आप इसका कन्फिग्रेशन निकालोगे। अगर ये आ रहा है, ये भी आ रहा है, इसका मतलब आइडेंटिकल है। अगर यहाँ यस आया, यहाँ भी यस आया, इसका मतलब दोनों आइडेंटिकल है। लेकिन एक आ रहा है, दूसरा यस हो गया, ये यस आया, इसका आर आ गया, इसका मतलब दे आर द इनेंशियोमर्स। ओके, क्लियर बच्चों? तो ये बहुत आसानी से आप इस बात को समझ सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप ध्यान रखिएगा। स्टीरियो आइसोमेरिज्म जब आता है, जिसको वो बहुत स्मार्ट होता है बंदा, आगे चल करके उसको सारी चीजें समझ में आती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रॉब्लम आती है और वो उस तरीके से समझते हैं। चलिए हम दूसरा एग्जाम्पल्स आपको देते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में हम थोड़ा असिमेट्रिक कार्बन एटम को बढ़ाएंगे, ध्यान रखना, असिमेट्रिक कार्बन एटम को बढ़ाएंगे। और बहुत ब्यूटीफुल एग्जाम्पल आपके सिलेबस का है, आपके सिलेबस का एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, है ना। आप बहुत ब्यूटीफुल एग्जाम्पल, OH यहां लगा हुआ है और OH यहां लगा हुआ है, ठीक। आपके पास असिमेट्रिक कार्बन एटम एक है और दूसरा असिमेट्रिक कार्बन एटम, क्या नाम है इसका? दिस इज नोन एज टार्टरिक एसिड। देखा आपने, दिस इज नेम्ड एज टार्टरिक एसिड। तो टार्टरिक एसिड के बारे में थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं। टार्टरिक एसिड आप जानते भी हैं, और उसके बारे में हम दो असिमेट्रिक कार्बन एटम, उसका स्ट्रक्चर हम बताते हैं, पहले फिशर प्रोजेक्शन बनाते हैं। ओके, अब देखो 2 OH लगा है असिमेट्रिक कार्बन एटम पे, देखिए हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस स्पीसीज को। ओके, पहला नंबर देखिए, एक स्पीसीज हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बहुत केयरफुली देखिए, OH यहां लगाया, H यहां लगाया, और OH H यहां लगा करके OH यहां लगा दिया, अपोजिट कर दिया। दो पॉसिबिलिटीज आपके सामने है, और एक पॉसिबिलिटी आपके सामने ये है कि हमारे पास ये कार्बन था, ये कार्बन है, और हमने क्या किया कि इस OH को इधर लगाया, इसको भी इधर ही लगा दिया। देखा आपने? तो देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज, ये दो स्ट्रक्चर हम बना सकते थे। और आपको पता है यहां असिमेट्रिक कार्बन एटम, 2 असिमेट्रिक कार्बन इसके पास है, और वो वही स्पीसीज है, 2 असिमेट्रिक कार्बन एटम, दोनों सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम क्या करते हैं, अब स्ट्रक्चर दोनों के सेम है अगर देखा जाए तो, ऑल टू हैविंग द आइडेंटिकल स्ट्रक्चर, ये भी सेम है, वो भी सेम है स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आपसे पूछा जाएगा, बताओ इन दोनों मॉलिक्यूल्स में विच इज ऑप्टिकली एक्टिव। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए आप देखेंगे असिमेट्रिक कार्बन एटम, उसके बाद आपको पता है कि असिमेट्रिक कार्बन एटम से नहीं पता चलता स्पीसीज ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है। तो कैसे पता चलता है? तब हमको मॉलिक्यूल के बारे में जानकारी लेनी है, और मॉलिक्यूल के बारे में क्या लेना है? एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। तो देखो क्या इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है? तो आप देखोगे हम इसको कहीं से 2 कंप्लीट भाग में डिवाइड नहीं कर सकते। अगर हम इसको 2 कंप्लीट भाग में डिवाइड करना चाहेंगे तो ये इसका मिरर इमेज नक्को, ये इसका मिरर इमेज नॉट पॉसिबल। देखा आपने? ऐसे अगर हम यहां से 2 भागों में डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो OH के नीचे H आएगा, H पर OH आएगा, ये 2 कंप्लीट भाग में डिवाइड नहीं होगा। बट अगर हम इनको 2 कंप्लीट भागों में डिवाइड करना चाहें तो आप डिवाइड कर दोगे। तो आपको पता चला यार ये ऑप्टिकली एक्टिव है, वो नहीं है। तो चलो हम, जब अगर हमको ये पता चल जाता है कि दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव, इट मींस कौन सा कैरेक्टर आपको तुरंत समझ में आ गया कि ये अपने मिरर इमेज पर सुपर इंपोज नहीं होगा। बात समझते हैं? सुपर इंपोज नहीं होगा। तो चलिए हम इसको बना करके देखते हैं। सुपर इंपोज पहले से आपको पता है सुपर इंपोज नहीं होगा, ध्यान रखना, ये सब आपको पहले से आइडिया रहती है उसकी ज्योमेट्री देख करके। ओके, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री देखकर। देखो OH के आगे OH आ जाएगा, आप सामने देख रहे हैं, और जितनी डिस्टेंस पे रहेगा मिरर पे तो उतनी डिस्टेंस पे जाता है, कोई डाउट ही नहीं है। ये H आया तो H के सामने H आएगा। हाँ, अब पता लगा एसिड इधर है और एसिड यहाँ है, और OH डिस्टेंस पे है तो OH आपने डिस्टेंस पे लगा दिया। ये हो गया स्पीसीज। अब आपको एक आइडिया लगेगा एक दूसरे के मिरर इमेज पे क्या होना चाहिए? अपने मिरर इमेज पे सुपर इंपोज नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको पहले से पता है कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है, तो अपने मिरर इमेज पे सुपर इंपोज होना ही नहीं है उसको। अब आप सोचो, देखो आप क्या करो कि ऐसे ये इमेज है और डायरेक्ट इसको उठा करके सीधे इसके ऊपर रख दिया, तो आपने देखा एसिड को एसिड कैंसिल किया, एसिड को एसिड कैंसिल किया, अभी तो कैंसिल हो रहा है, लेकिन OH के ऊपर H आ जाएगा। हाँ, OH H के ऊपर आ जाएगा, H OH के ऊपर आ जाएगा, इधर भी गड़बड़ी पैदा होगा, सुपर इंपोज नहीं होगा। अब आपको ये देखा जाए कि हम एक जगह से इसको कंपेयर नहीं करते। मान लीजिए आपने कोई मॉलिक्यूल बनाया, और मान लीजिए आप उधर बैठे हो, हम यहां बैठे हैं, और आपकी कॉपी उल्टा करके कॉपी मैंने देख लिया, तो इसका मतलब मॉलिक्यूल थोड़ी उल्टा हो जाएगा। आपने जो बनाया वही रहेगा, कॉपी चाहे आप जितनी बार सर्कुलेट कर दो, घुमाते हिला दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझते हैं? आपने जो बना रखा है मॉलिक्यूल वही मॉलिक्यूल रहेगा। ऐसा नहीं कि आपने लैक्टिक एसिड बना रखा है, हमने उसको घुमा दिया तो एसिटिक एसिड हो गया, तो ऐसा नहीं है। इसका मतलब है कि एक बार हम और यहां ट्राई करते हैं, कैसे? 180 डिग्री रोटेट करा करके, 180 डिग्री रोटेट करा के एक बार और ट्राई मारते हैं।
ये इसका इमेज बन गया, बना रहने दो। अब ये जो मॉलिक्यूल है इसके ऊपर रखा, सुपर इंपोज नहीं हुआ। तो हम क्या करते हैं, इस मॉलिक्यूल को 180 तक पूरा रोटेट करा के फिर इसको कंपेयर करके देखते हैं, फिर भी सुपर इंपोज नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी आपको पहले पता है ऑप्टिकली एक्टिव है, ये सुपर इंपोज होना ही नहीं है। और हम पहले वाले मॉलिक्यूल में इसलिए आप घुमाने के लिए बताया, क्योंकि पहला वाला मॉलिक्यूल एक असिमेट्रिक कार्बन ही होता है, उसमें पॉसिबल ही नहीं है नॉन सुपर इंपोजेबल का, वो सुपर इंपोजेबल का वहां तो पॉसिबल ही नहीं है। सिंगल असिमेट्रिक मॉलिक्यूल कंटेनिंग स्पीसीज आर ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव, वहां किसी तरीके से आपको ऑप्टिकल इनएक्टिविटी की बात ही नहीं आएगी। बात समझते? तो आपने देखा 180 तक रोटेट करके ट्राई मारोगे तब भी सुपर इंपोज नहीं होगा। तो आपने देखा ये फर्स्ट स्ट्रक्चर हो गया, ये स्ट्रक्चर हो गया सेकंड। ओके, क्लियर है? अब चलते हैं हम दूसरी वाली मॉलिक्यूल। इस मॉलिक्यूल के पास आया तो पता लगा यार प्लेन ऑफ सिमेट्री है इस पे, और अगर इसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो आप कभी भी इसको इसका मिरर इमेज बनाओ ही ना। क्यों? क्योंकि इसका मिरर इमेज वही होगा, वो बनाने का कोई फायदा नहीं है। ऐसे बुक्स में लिखी रहती है, आजकल मॉडल पेपर में लोग कुछ भी बनाते रहते हैं, तो आपको वही ध्यान देना है। यहाँ आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना। अगर हम OH करें यहाँ, तो यहाँ OH आ जाएगा, H आ जाएगा, आपके सामने दिखाई दे रहा है। अब एक बात आपको लगता है कभी कभी कि चलो हम इसको उठा के इसके ऊपर रखते हैं, तो पता लगा यार OH के ऊपर H आ गया, भाई ये इसको कैंसिल करेगा, बात समझ में आता है, इसको कैंसिल करेगा, बात समझ में, पता लगा कि OH के ऊपर H आ रहा है, OH के ऊपर H आ रहा है, आपको लग रहा है यार ये तो सुपर इंपोजेबल नॉन सुपर इंपोजेबल है। बट डियर, मैंने आपको बताया एक बार आप और ट्राई मारोगे, कैसे घुमा के 180 पे घुमा के ट्राई मारोगे तो सुपर इंपोज हो जाएगा। हम अगर इसको तीसरा कहें और इसको चौथा कहें तो मैं आपको बताऊं दे आर द वेरी सिमिलर टू ईच अदर, या थर्ड बोलो या फोर्थ, थर्ड फोर्थ नहीं, दोनों सेम हो गए, आइडेंटिकल। ध्यान रखना, बोथ आर आइडेंटिकल। हम इसको कहेंगे कि हमारे पास ये दो स्पीसीज नहीं है, अकेला स्पीसीज है, बस हमें सिंगल स्पीसीज है। अब आपसे नया क्वेश्चन आया, क्या आया? आपसे पूछेंगे रिलेशन बिटवीन, किसके बीच में? बोलो, फर्स्ट एंड सेकेंड। क्या रिलेशन है? मिरर इमेज का। हम क्या बोलेंगे? बोलो इसको बोलेंगे इनैंशियोमर्स। क्या है? इनैंशियोमर। और हमेशा इनैंशियोमर किससे इंडिकेट किए जाते हैं? स्मॉल ए से। क्या हो गया? बोलो, दीज आर द इनैंशियोमर्स। अब इनैंशियोमर की पहचान आपको आ गई, आप समझ लो। ठीक, अब आपसे एक नया क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताइए फर्स्ट से और थर्ड में क्या रिलेशन है। देखो, फर्स्ट और थर्ड पूछा गया, या आप देखिए सेकंड एंड थर्ड में क्या रिलेशन है। हम फोर्थ क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि थर्ड और फोर्थ दोनों आइडेंटिकल है। क्लियर? तो अब ये रिलेशन पूछा जाएगा। आजकल के तो हमने आपको बताया एक नया फैशन चल गया है, पूछा तीसरे और चौथे में क्या रिलेशन है। हमने आपको बताया आपको क्या लिखना है, यहाँ आइडेंटिकल लिखना है। लेकिन आजकल लोगों को आइडेंटिकल वर्ड अच्छा ही नहीं लगता, तो बोलते हैं कुछ ऐसा वर्ड यूज करो। तो कौन ऐसा है यूज करो? होमोमर्स। बड़ा फेमस वर्ड है होमो, तो दैट इज वाई अच्छा लगता है इनको, होमोमर्स बोलो। तो एक बात आप समझने की कोशिश करो, इसमें कोई रिलेशन नहीं है। अब ये दोनों आइडेंटिकल है, रिलेशन की बात नहीं करेंगे। अब पहले से और दूसरे का तो मिरर इमेज हो गया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। पहले से दूसरे का रिलेशन में क्या हो गया? मिरर इमेज है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फर्स्ट को थर्ड से कंपेयर करेंगे तो क्या मिरर इमेज आएगा? बोलो, ये दोनों OH अपोजिट डायरेक्शन में है, इसके मिरर इमेज में भी अपोजिट ही आएगा, क्योंकि मिरर तो झूठ नहीं बोलेगा, उल्टा करेगा। राइट है तो लेफ्ट कर देगा, लेफ्ट है तो राइट कर देगा। मगर ऐसा तो थोड़ी करेगा, ये राइट है तो राइट रह गया, लेफ्ट है तो फिर भी राइट रह गया। तो ऐसे इससे तो कंपेयर नहीं कर सकते, मिरर इमेज तो नहीं होगा। तो अब वेरी सिमिलर सेकंड वाले को अगर हम कंपेयर करें थर्ड वाले से, तो यहां भी दोनों OH अपोजिट डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में, ये भी मिरर इमेज नहीं होगा। तो आप देखो आपस में, ये आपस में और ये आपस में क्या होंगे? बोलो, ये ऐसे ये कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर है, बट नॉन मिरर इमेज रिलेशनशिप वाले हैं। क्या होंगे? नॉन मिरर इमेज रिलेशनशिप है, इमेज रिलेशनशिप है ना, ये रिलेशनशिप में है। और जो मिरर इमेज का रिलेशनशिप होता है हम उसको इनैंशियोमर बोलते हैं, और जो नॉन मिरर इमेज का रिलेशनशिप होता है उसको हम किस नाम से बोलते हैं दोस्तों? दिस इज नेम्ड एज डायास्टीरियोमर। ठीक, डायास्टीरियोमर्स। ठीक, डायास्टीरियोमर्स के नाम से। अब बात आती है कि डायास्टीरियोमर का ऑप्टिकल एक्टिविटी से क्या लेना देना है। तो डियर, के डायास्टीरियोमर कोई आइसोमर नहीं है, पहला नंबर।
ये आपसे नहीं कैलकुलेट किया करने को पूछा जाएगा हाउ मेनी आइसोमर आर पॉसिबल, तो आप डायस्टीरियोमर को भी आइसोमर कैलकुलेट, नो। हमने एक सिंपल सा रिलेशन किया, जो मिरर इमेज का रिलेशनशिप है वही आइसोमर है, और जो नॉन मिरर इमेज रिलेशनशिप है वो इससे कोई लेना ही देना नहीं, वो आइसोमर नहीं है। ये हमारे रिलेशन, हमको आदत है कुछ न कुछ रिलेशन खोजने की, इसलिए हम खोजते रहते हैं। तो कहने का मतलब दोज कन्फ्यूगरेशनल आइसोमर, ध्यान रखना, दोज कन्फ्यूगरेशनल आइसोमर, कन्फ्यूगरेशनल में कौन कौन आइसोमर आते हैं, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल दोनों आता है, ध्यान रखना। ऐसे कन्फ्यूगरेशनल आइसोमर्स जो मिरर इमेज के रिलेशनशिप मिलता है, इनेंशियोमर्स कहते हैं उनको, दे आर द इनेंशियोमेरिक पेयर्स। और जिनके बीच में इनेंशियोमेरिक पेयर, जिनके बीच में मिरर इमेज नहीं होता, हम उसको बोलते हैं डायास्टीरियोमर्स। तो आपने देखा कि इसमें एक नया स्पीसीज आ गया, डायास्टीरियोमर, बट दिस इज नॉट अ कैटेगरी ऑफ आइसोमर, दिस इज नॉट यूज फॉर द कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ आइसोमर, है ना। तो ये बात ध्यान रखने की कोशिश करो, ये नंबर ऑफ आइसोमर के कैलकुलेशन के काम नहीं आता, ये बहुत ध्यान से जाके, डायास्टीरियोमर एक सिंपल सा रिलेशन है। और यही मैं आपको बता दे रहा हूं कि कभी कभी आजकल का तो नया फैशन आ गया है, कौन से दो आइसोमर हमेशा साथ में पाए जाएंगे, विच टू आइसोमर नेवर एग्जिस्टेड टुगेदर, ऐसे क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं। तो यहां मैं एक पॉइंट आपको बता दे रहा हूं, और ध्यान रखना इसका भी, क्या करता है मिरर बोलो, अगर ये आर है तो यहां एस हो जाएगा, और यहां एस है तो यहां आर आ जाएगा। अब मान लीजिए रैंडमली कोई क्वेश्चन आपको ये दे दिया गया, और ये मिरर हटाया और कुछ रैंडमली क्वेश्चन दे दिया और पूछा यार इसका OH एक साइड में यहां, जैसे इसका OH यहां है, इसका जैसा कि तैसा रहेगा, बताओ मतलब ये क्या है। तो एक सिंपल से आप आइडिया बताओगे, क्या बताओगे, सिंपल सा आइडिया कि हम यहां कन्फिग्रेशन निकाल लेते हैं, यहां निकाल लेते हैं। अगर ये आर है और ये आर आया, इसका मतलब कन्फिग्रेशन में भी कोई चीज चेंजिंग नहीं है, और ये आर है और ये यस आ गया, सोचो, तो यहां का कन्फिग्रेशन चेंज हुआ, यहां का नहीं चेंज हुआ, तो भैया मिरर इमेज रिलेशनशिप तो नहीं हो सकता ना। मिरर तो झूठ थोड़ी बोलेगा, मिरर आधा रोटेशन उल्टा करेगा, आधा थोड़ी ऐसा सीधा कर देगा। अगर आप मिरर के सामने हो गए, पता लगा आपका चेहरा सामने दिख रहा है, बैक वाला पोर्शन मुड़ करके इधर सामने दिखने लगा, ऐसा तो दिखेगा नहीं, जैसा आप दिखाओगे वैसे ही वो दिखाएगा, है कि नहीं। तो एक सिंपल से आइडिया देखिए कि मिरर इमेज का आइडिया आपके पास ये होना चाहिए, ठीक। अब एक छोटी सी बात हम इसमें और क्या बताते हैं आपको, कौन दो आइसोमर का रिलेशन आप देखने की कोशिश करो। देखो दो आइसोमर कैसे होते हैं, जैसे आपको बताया गया सिस और ट्रांस। अब सिस ट्रांस आपको मालूम है कन्फ्यूगरेशनल आइसोमर है, एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, बट साथ साथ क्या मिरर इमेज हो सकते हैं क्या ये। आप एक सीधी सी बात देखो कि ये हम स्पीसीज हमारा सिस है, ये स्पीसीज हमारा ट्रांस है, कभी मिरर इमेज हो सकता है क्या ये, बोलो नो। अगर मिरर इमेज नहीं है तो क्या हो जाएगा, बोलो डायास्टीरियोमर्स। देखा आपने, तो डायास्टीरियोमर, देखो दोनों ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकल एक्टिविटी से लेना देना नहीं, फिर भी डायास्टीरियोमर है, बात समझते। तो डायास्टीरियोमर का ऑप्टिकल एक्टिविटी से लेना देना नहीं है, बिकॉज़ दे आर नॉट आइसोमर्स, हम सिर्फ रिलेशन खोज रहे हैं उनके बीच में। जैसे दूसरा, अगर हम कहें आपके पास EZ आइसोमर है, तो बताओ क्या है, ये तो सिस ट्रांस है, साथ साथ क्या हो जाएगा, बोलो डायस, कभी मिरर इमेज होगा क्या EZ, नहीं है। तीसरा नंबर देखिए, तीसरा नंबर अगर हम बात करें इरिथ्रो एंड थ्रियो का, तो इरेक्ट्रो थ्रियो क्या है, एक दूसरे का ऑप्टिकल आइसोमर्स है, बट साथ साथ क्या होगा, डायस्टीरियोमर होगा। तीसरा, चौथा नंबर देखिए, बहुत क्वेश्चन पॉपुलर है, क्या एनोमर्स, एनोमर्स क्या होते हैं बोलो। अच्छा, एनोमर्स आप कहां स्टडी करोगे, बायोमॉलिक्यूल में। तो एनोमर्स बड़ा वेल नोन है ऑप्टिकल आइसोमरेज, अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज, बट डियर सेम टाइम ये एक दूसरे के मिरर इमेज भी नहीं होते, दैट्स व्हाई दे आर कैटेगरी ऑफ डायस्टीरियोमर। ऐसे लास्ट में आपको पॉइंट बता रहा हूं जिसका नाम है ईपीमर्स, है ना, ईपीमर्स है, और ईपीमर्स एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर होते हैं, बट सेम टाइम दे आर नॉन मिरर रिलेशनशिप। मैंने अभी आपको सिस बताया, ट्रांस बताया, इजेड बताया, इरिथ्रोथ्रियोज बताया, और दीज स्पीसीज कहां पढ़ते हैं आप, बायोमॉलिक्यूल में। जब बायोमॉलिक्यूल पढ़ाएंगे तब हम आपको इसको ढंग बताएंगे पूरी तरह, बहुत ब्राइट में इसको डिस्कस करेंगे आपके सामने, और आपको ये बात समझ में आएगा। तो कौन से दो ऐसे आइसोमर, दो रिलेशंस के बारे में हमने आपको बताया। तो आज मैंने टॉपिक बताया ऑप्टिकल एक्टिविटी इन मॉलिक्यूल, और बच्चों में नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक होगा, नेक्स्ट टॉपिक में हम आगे बढ़ेंगे हाउ यू कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स इन गिवन molecule having more than one asymmetric carbon atom. Okay.